विनोद और मोनू एक दूसरे के पड़ोसी थे। विनोद रोजाना सुबह सुबह अपने आंगन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता था। विनोद, तुम शादी से पहले तो रोजाना मंदिर जाया करते थे, लेकिन अब क्यों नहीं जाते? तुमसे शादी करने के बाद मेरा भगवान से भरोसा उठ गया, इसीलिए नहीं जाता। अचानक न्यूज़पेपर से एक कैलेंडर निकल कर गिरा। विनोद ने सोचा कि वो कैलेंडर न्यूज़पेपर वालों की तरफ से आया है। उसने अपने घर में कैलेंडर टांग दिया। एक दिन विनोद की पत्नी ने उससे पूछा, अगले महीने मेरे भाई पप्पू की शादी है, मुझे मायके जाना है और इस बार मैं अपनी सवारी से जाऊंगी। तुम इस महीने मोटरसाइकिल खरीदने वाले थे, क्या हुआ उसका? हाँ, मैं इसी महीने खरीदने वाला था, लेकिन भूल गया। विनोद की पत्नी ने कैलेंडर पर मोटरसाइकिल लिख दिया। मैंने कैलेंडर पर बड़ा बड़ा मोटरसाइकिल लिख दिया है ताकि तुम्हें ध्यान रहे। संडे वाले दिन मोटरसाइकिल एजेंसी जाना है। संडे को जब विनोद और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उनके घर पर नई चमचमाती हुई मोटरसाइकिल खड़ी थी। दोनों को कुछ नहीं समझ आया कि उनके घर मोटरसाइकिल कहां से आ गई। मोटरसाइकिल के पीछे एक पर्ची चिपकी थी जिस पर लिखा था, जादुई कैलेंडर का इनाम। जादुई कैलेंडर पाकर विनोद और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। विनोद तुरंत मिठाई खरीद कर लाया और पड़ोस वाले मोनू के घर गया। लेकिन मोनू के घर पहुंचते ही उसकी सारी खुशी गम में बदल गई। विनोद भाई साहब, अच्छा हुआ आप हमारे घर आए। मैं मिठाई लेकर आपके ही घर आ रहा था, क्योंकि हमारे घर आज सुबह पता नहीं कहां से 2 नई मोटरसाइकिल आ गई है। विनोद उतरा हुआ चेहरा लेकर अपने घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला, इस जादुई कैलेंडर में कुछ गड़बड़ है। ये अगर हमें कोई एक चीज देगा तो उसकी दुगनी चीजें हमारे पड़ोसी को भी देगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? विनोद की पत्नी ने अगले दिन की डेट पर लिख दिया, मुझे हार चाहिए। अगले दिन सुबह उसे हार मिल गया। विनोद की पत्नी अपना हार दिखाने मोनू की पत्नी के पास पहुंची, लेकिन मोनू की पत्नी के पास 2 हार आ चुके थे। विनोद की पत्नी समझ गई कि विनोद ठीक कह रहा था। जादुई कैलेंडर जो उन्हें देता है उसका 2 गुना उनके पड़ोसी को दे देता है। विनोद और उसकी पत्नी अब कैलेंडर से परेशान होने लगे। हम इस कैलेंडर की मदद से अमीर बन सकते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी मोनू दुगना अमीर हो जाएगा। नहीं, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती कि पड़ोस वाले दोगुने अमीर हो जाएं। तुम एक काम करो, जादुई कैलेंडर मोनू के घर दे आओ। विनोद जादुई कैलेंडर लेकर मोनू के घर पहुंचा। मोनू, मेरे पास कहीं से एक जादुई कैलेंडर आ गया है। तुम इस पर जो भी लिख दोगे उस तारीख को तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हमने तो अपने घर काफी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अब ये कैलेंडर तुम्हें दे दूं। तुम भी इस कैलेंडर से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। आखिर तुम हमारे पड़ोसी हो और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मोनू और उसकी पत्नी जादुई कैलेंडर पाकर फूले नहीं समाये। उन्होंने कैलेंडर पर लिखकर हर एक चीज अपने घर मंगा ली। उधर विनोद का घर सामान से फटा जा रहा था, क्योंकि उसके घर मोनू से 2 गुना सामान इकट्ठा हो चुका था। मोनू की पत्नी ने विनोद के घर में झांक कर देखा और सारी बात जाकर मोनू को बताई। अच्छा, अब मैं समझा कि विनोद इतने प्यार से हमें ये कैलेंडर क्यों दे गया। लेकिन वो चिंता ना करे, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा, मुझे और मेरी पत्नी को एक आंख से दिखाई ना दे। अगले दिन सुबह को बात सच हो गई। मोनू और उसकी पत्नी को एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन उधर विनोद और उसकी पत्नी को दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो चुका था। फिर मोनू ने कैलेंडर पर लिखा, मेरे घर के आंगन में एक गहरा कुआं खुद जाए। अगले दिन विनोद के घर के आंगन में 2-2 कुएं खुद गए। विनोद और उसकी पत्नी को आंखों से कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, इसलिए दोनों कुएं में जा गिरे। उन्हें समझ में आ गया कि ये सब मोनू ने किया है। सड़क पर एक साधु जा रहा था। साधु ने विनोद और उसकी पत्नी के रोने की आवाज सुनी तो उनके आंगन में गया।
और उन दोनों को कुएं से बाहर निकाला। विनोद ने सारी बात साधु को बताई। साधु ने मोनू और उसकी पत्नी को भी बाहर बुलाया। विनोद और मोनू, तुम्हें शायद ध्यान नहीं है, तुम दोनों के पिताजी मेरे शिष्य थे। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी। उसी से प्रसन्न होकर मैंने विनोद को एक जादुई कैलेंडर दिया, लेकिन तुम लोगों की ईर्ष्या एक दूसरे को ले डूबी। विनोद, अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या ना होती तो तुम अपना कैलेंडर मोनू को नहीं देते, और मोनू, अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या ना होती तो तुमने विनोद को अंधा करके कुएं में ना गिराया होता। अपने सुख से ज्यादा तुम्हारा ध्यान दूसरों के दुख पर रहा। अगर तुमने अपने सुख और खुशियों पर ध्यान दिया होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। विनोद और मोनू को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। साधु ने कैलेंडर पर लिखा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और कैलेंडर लेकर गायब हो गया। महाराष्ट्र के पास एक गांव में राजेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। राजेश खेती करके अपने घर का गुजारा किया करता था, मगर इससे उनका घर अच्छे से नहीं चल पा रहा था। कभी कभी तो उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। सुनो जी, आप कोई और काम देख लो, ऐसे तो हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ रानी, तुम सही बोल रही हो। मैं कल ही अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसे मेरे लिए कोई काम ढूंढने को कहूंगा, जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। राजेश अगले दिन अपने दोस्त सुमित के पास जाता है। सुमित बहुत ही नामी आदमी था। वो घोड़ों की रेस की प्रतियोगिता कराया करता था। और भाई सुमित, कैसे हो? अरे राजेश, बहुत दिनों बाद मिले हो भाई। मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? घर में सब ठीक? बस क्या ही बताऊं भाई, तुम्हें तो पता है कि खेती करके ज्यादा कमाई नहीं होती। मुझे कुछ काम बता दो जिससे मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा सकूं। तो क्यों ना राजेश, तुम भी अपना एक घोड़ा खरीद लो और घोड़े की रेस की प्रतियोगिता में भाग लो। हम हर महीने प्रतियोगिता कराते हैं। तुम्हें पता है, जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलता है। राजेश 5 लाख का इनाम सुनकर चौंक जाता है। क्या कहा? 5 लाख का इनाम? इतना तो मैं पूरे साल में नहीं कमा पाता। हाँ, तो तुम भी एक अच्छा सा रेस का घोड़ा देख लो और प्रतियोगिता की तैयारी करो। राजेश फिर अपने घर आ जाता है और घर आते ही वो रानी को सारी बातें बताता है। रानी को भी बात अच्छी लगी थी। गांव के पास में एक मेला लगा है, जहां पर लोग दूर दूर से घोड़ा खरीदने आते हैं। राजेश भी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके उस मेले में घोड़ा खरीदने जाता है। राजेश वहां काफी घोड़े देखता है, मगर उसे कोई अच्छा घोड़ा नहीं दिखता। तभी आखिर में उसे एक पीले रंग का घोड़ा दिखा और देखते ही उसने मन बना लिया कि वो ये घोड़ा लेगा। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे यही घोड़ा खरीदना चाहिए। बस फिर राजेश घोड़े को अपने घर ले जाता है। घर आते ही रानी जैसे ही घोड़े को टीका लगाती है, तभी वो घोड़ा बोलता है, मेरे मालिक की जय हो। राजेश और रानी घोड़े को बोलता देख चौंक जाते हैं। क्या तुम बोल सकते हो, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मेरी रफ्तार इतनी है कि मुझे कोई दूसरा घोड़ा हरा नहीं सकता। अब से आप मेरे मालिक हो, और कभी मुझे गिरने या मुझे कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मेरा घाव अपने आप भर जाएगा, और मैं सिर्फ आपके कहने पर ही दौड़ूंगा। फिर प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजेश अपनी जादुई पीले घोड़े को लेकर प्रतियोगिता में पहुंच जाता है, और जैसे ही घोड़ों की रेस शुरू होती है, राजेश अपने जादुई पीले घोड़े को दौड़ने को कहता है। राजेश की आवाज सुनते ही जादुई पीला घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है कि सब घोड़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और चंद मिनटों में ही रेस जीत जाता है। इस तरह राजेश 5 लाख का इनाम जीत जाता है। फिर ऐसा हर बार होने लगा। जब भी घोड़ों की रेस होती, जादुई पीला घोड़ा हमेशा जीत जाता। ऐसे करते करते राजेश जादुई पीले घोड़े की वजह से अमीर होता गया। राजेश अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखता था और दूर दूर से उसे खरीदने के लिए लोग आया करते थे, मगर वो उस घोड़े को बेचने के लिए साफ मना कर देता था। रानी और राजेश दोनों ही बहुत खुश थे। हमारे घर में जब से ये जादुई पीला घोड़ा आया है, हमारी तो तब से किस्मत ही बदल गई है।
और मुझे तो लगता है ये घोड़ा भगवान ने हमारे लिए एक फरिश्ते की तरह भेजा है। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बबलू नाम का एक आदमी जो हमेशा घोड़ों की रेस जीता करता था, वो राजेश के पीले घोड़े की वजह से रेस हारने लगा था। तब से वो राजेश से चिढ़ने लगा। मुझे राजेश के घोड़े को जीतने से रोकना होगा, कहीं वो मेरे से ज्यादा अमीर ना हो जाए। और बबलू मन ही मन उसे हराने के लिए तरकीब ढूंढता रहता था। तभी वो एक बार सोचता है, क्यों ना मैं राजेश के घोड़े की एक टांग ही तोड़ दूं। अगर वो दौड़ेगा ही नहीं तो रेस में भाग कैसे लेगा। प्रतियोगिता के एक दिन पहले रात को बबलू राजेश के घर में चुपके से आ जाता है और एक डंडे से जादुई पीले घोड़े की टांग पर जोर जोर से मारता है। घोड़े की टांग से खून बहने लगा था, लेकिन फिर जादुई पीले घोड़े का घाव अपने आप भर गया। ये देखकर बबलू चौंक जाता है। अरे, ये इसका घाव अपने आप कैसे भर गया? इतने में वो कुछ समझ पाता, तभी जादुई पीला घोड़ा अपनी टांग उठाकर बबलू की टांग पर जोरों से लात मारता है और बबलू की खुद की टांग टूट जाती है। इस तरह वो खुद ही प्रतियोगिता में नहीं जा पाता। इसीलिए कहते हैं, जो किसी का बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही बुरा होता है।